एक दिन नगर में बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी आए। चारों ओर उनकी धूम मच गई। कन्हई ने भी उनके बारे में सब कुछ सुना। कमला, मैंने सुना है हमारे नगर में एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हुए हैं। मैं भी वहां से हो आता हूँ। ऐसा कहकर कन्हई निकल पड़ता है। थोड़ी देर में कन्हई ज्योतिषी के पास पहुंचने ही वाला होता है। ज्योतिषी के पास पहुंचकर कन्हई अपने हाथ फैलाते हुए पूछता है, महाराज, मैंने आपकी बड़ी महिमा सुनी है। क्या आप मेरा हाथ देखकर बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु किस दिन होगी? फिर ज्योतिषी कन्हई का हाथ देखते हुए कहते हैं, आज से ठीक 3 साल बाद कार्तिक की पूर्णिमा को तुम्हारी मृत्यु का योग है। इतना सुनकर कन्हई बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से उठकर चला आता है। कन्हई मूर्तिकार था। वह अपने ही शक्ल के 10 पुतले बनाकर तैयार कर लेता है और इन पुतलों के बीच खड़े होकर अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहता है, कमला, अरे ओ कमला, मेरे लिए एक गिलास दूध ले आओ। कमला हाथ में गिलास का दूध लिए आती है और देखती है 11 व्यक्ति एक ही शक्ल के खड़े हुए हैं। ऐसा देखकर वह चक्कर में पड़ जाती है और बारी बारी सारे पुतले और वास्तविक कन्हई को ध्यान से देखते हुए मन ही मन सोचती है, यह सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, मैं तो इन्हें ना पहचान पाऊंगी। हारकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। कन्हई पुतलों के बीच से हंसता हुआ निकलता है और कहता है, देखी मेरी कला हूँ न मैं कलाकार। आखिर 3 वर्ष बीत गए। कार्तिक की पूर्णिमा आ पहुंची पर कन्हई निश्चिंत था। खूब अच्छी तरह खा पीकर वह सुबह ही पुतलों के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक समय पर यमदूत भी उसे लेने आ गए। वहां 11 कन्हई को खड़े देखकर अचंभित हो गए और निर्णय नहीं कर पाए कि इसमें से असली कन्हई कौन है। लाचार होकर वे वापस लौट गए और उन्होंने यमराज को सारी घटना कह सुनाई। यमराज को सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने स्वयं कन्हई को ले आने का निश्चय किया। यमराज यमलोक से पृथ्वीलोक की तरफ निकल पड़े और कन्हई के घर आ पहुंचे। कन्हई अभी भी पुतलों के बीच खड़ा था। यमराज ने गौर से एक एक पुतले को देखा पर वे भी असली कन्हई को पहचान ना सके। सहसा उन्हें एक तरकीब सुझाई। तब यमराज ने कहा, वह कलाकार हो तो कन्हई जैसा हो। सारे पुतले इतने मिलते जुलते हैं कि किसी में जरा भी चूक नहीं है। पर हाँ, कितना भी कलाकार क्यों ना हो, कोई ना कोई भूल चूक रही जाती है। कन्हई भी भूल कर बैठा। एक कसर आखिर रह ही गई। कन्हई को अपनी कला और कारीगरी पर अभिमान था। वह अपनी आलोचना न सह सका और फौरन बोल पड़ा, बताओ तो क्या कसर रह गई है? यमराज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस यही कसर रह गई थी। तुम्हारे पुतलों में अभिमान नहीं है, पर तुम में बहुत अभिमान है। इसी से तुम अपनी आलोचना न सह सके और बोल पड़े। अभिमान बड़े से बड़े व्यक्ति के विनाश का कारण होता है, कन्हई। इतना कहकर यमराज कन्हई को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी कन्हई की छोटी सी बेटी यमराज को पकड़ लेती है और कहती है, यमराज अंकल, मेरे पापा को मत लेकर जाओ। मेरे पापा ने अभिमान जरूर किया पर उनकी कलाकारी तो आपको भी पसंद आई। मत लेकर जाओ यमराज अंकल मेरे पापा को। तब यमराज कहते हैं, कन्हई, तुम एक अच्छे कलाकार तो हो ही, इसमें कोई शक नहीं है। पर तुम बहुत नसीब वाले भी हो। आज से लोग तुम्हें कलाकार कन्हई के नाम से नहीं बल्कि यमराज को हराने वाले कन्हई के नाम से जानेंगे।
कन्हाई के घर पर कन्हाई और यमराज के बीच जो भी घटना घटी इसका आभास ज्योतिषी को भी हुआ और वह मुस्कुराने लगे। तब ज्योतिषी की पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, बड़ा मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हो, फिर कहीं कुछ अच्छा हुआ क्या? हाँ मालती, कन्हाई ने अपनी कलाकारी से यमराज को भी जीत लिया। कलाकार हो तो कन्हाई जैसा।